तो आज का पहला प्रश्न है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य में जो सीमा रेखा है वो किसका उदाहरण है। तो भारत तथा पाकिस्तान के मध्य में जो सीमा रेखा है वो किसका उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अध्यारोपित सीमा। देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है, आपको पता होगा कि उस सीमा रेखा को हम लोग रेडक्लिफ सीमा रेखा बोलते हैं। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको हम लोग बोलते हैं रेडक्लिफ सीमा रेखा। अब अध्यारोपित सीमा क्या होती है। तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है रेडक्लिफ, इसका निर्धारण किसने किया। इसका निर्धारण किया इंग्लैंड ने। तो अगर किन्हीं दो देशों के बीच की जो सीमा रेखा है उसका निर्धारण कोई तीसरा देश करता है तो ऐसी सीमा रेखा को अध्यारोपित सीमा कहा जाता है। याद रखेंगे इस प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम से गुजरने वाली जो अक्षांश रेखा है वो किस राज्य से होकर गुजरती है। तो सिक्किम से जो गुजरने वाली अक्षांश रेखा है यानी कि जो लैटिट्यूड है वो और किस राज्य से होकर गुजरता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका राजस्थान। अगर आप इस तरीके से कुछ इंडिया का मैप देखेंगे तो आपको जो है पता है कि जो सिक्किम की लोकेशन है, जो सिक्किम की लोकेशन है ना, वो कुछ यहां पर है। सिक्किम जो है वो कुछ यहां पर है और राजस्थान जो है वो कुछ यहां पर है। तो सिक्किम और राजस्थान से एक ही जो अक्षांश रेखा है वो गुजरेगी। तो ध्यान रखेंगे, जो सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा है वो कहां से गुजरती है। वो गुजरती है राजस्थान से। आगे देखते हैं। उत्तर पश्चिम में जो भारत की सीमाएं हैं वो किस देश के साथ लगती हैं। तो उत्तर पश्चिम में जो भारत की सीमाएं हैं वो लगती हैं पाकिस्तान के साथ। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो इंडिया का मैप कुछ इस तरीके से आप बनाएंगे। तो इंडिया के मैप में आपको पता है कि सबसे ऊपर जो है वहां पर नॉर्थ होगा, यहां पर जो है वो साउथ होगा, यहां पर जो है वो होगा ईस्ट और यहां पर होगा वेस्ट। तो इसमें पूछा है उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरफ आपको पता है कि कौन सा देश है, यहां पर है पाकिस्तान। तो उत्तर पश्चिम में जो भारत की सीमाएं हैं वो लगती हैं पाकिस्तान के साथ। अगला प्रश्न है कि भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है। तो भारत का जो पश्चिमी तट है उसके उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका कोंकण तट। भारत में जो पश्चिमी तट है तो उसके उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, कोंकण तट। इसको भी मैं आपको ग्राफ से बता देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, आपको पता है कि यहां पर जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में जो अगला राज्य है वो राज्य है गोवा। गोवा के बाद में जो राज्य है वो है कर्नाटक। और कर्नाटक के बाद में जो राज्य है वो राज्य है केरल। तो महाराष्ट्र से लेकर जो गोवा तक का पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कोंकण तट। गोवा से लेकर जो कर्नाटक तक का पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं केरला तट। और जो कर्नाटक से लेकर केरल तक का पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं मालाबार तट। तो पश्चिमी तट का जो सबसे उत्तरी भाग है वो है कोंकण तट और सबसे दक्षिणी पूछेंगे तो वो होगा मालाबार तट। अगर हम लोग पूर्वी तट की बात करें तो यहाँ पे जो राज्य है वो राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद में जो राज्य है वो राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो बाद में राज्य है वो है ओडिशा। और ओडिशा के बाद में जो राज्य है वो है वेस्ट बंगाल। तो आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु का जो तटीय भाग है उसको हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल तट। और जो आपका उड़ीसा से आंध्र प्रदेश का भाग है इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। और जो वेस्ट बंगाल से लेके आपका आंध्र उड़ीसा तक का जो तट है इसको हम लोग बोलते हैं उत्कल तट। तो ये सब पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है, याद रखेंगे इनको। आगे बढ़ते हैं। पाक की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी के द्वारा निर्मित जो संकीर्ण समुद्री जल मार्ग है तो उसके द्वारा इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के द्वारा जो है भारत से पाकिस्तान जो है वो अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों के मध्य में विवाद है। तो सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य में विवाद है। आपको 1999 याद होगा। 1999 जो है 1999 में कारगिल वार हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य में। तो ये युद्ध जो है सियाचिन में भी लड़ा गया था। तो ये सियाचिन जो है ये विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल भी है, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। तो व्हीलर द्वीप का नया नाम है ऑप्शन डी, अबुल कलाम द्वीप। ठीक है, और यह अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र भी है, याद रखेंगे व्हीलर द्वीप में। आगे देखते हैं। भारत में जो सबसे लंबा समुद्री तट है वो कौन सा है। तो भारत में जो सबसे लंबा समुद्री तट है वो है मैरीना तट। और ये याद रखेंगे कि जो मैरीना तट है ये चेन्नई में है। मैरीना तट जो है वो कहां पर है, चेन्नई में है। और चेन्नई भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह था। लेकिन अगर अभी आपसे पूछा जाए कि भारत का जो सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है वो कौन सा है, तो याद रखेंगे वो है नावा शेवा। अभी जो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है वो है नावा शेवा।
और इसका जो नया नाम है वो कर दिया गया है जवाहरलाल नेहरू। इसका नया नाम कर दिया गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, याद रखेंगे, और ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन कहां स्थित है? तो भारत में जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन, वो कहां स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंडमान। भारत में जो सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन, वो अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न है कि खैबर दर्रा कहां स्थित है? तो खैबर दर्रा जो है ये स्थित है अफगानिस्तान में, और आप याद रखोगे कि जो खैबर दर्रा है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा ऐसा दर्रा है जो कि सिक्किम में स्थित है? निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा ऐसा दर्रा है जो कि सिक्किम में स्थित है? तो इसका सही आंसर है नाथुला। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है, और नाथुला के अलावा आप याद रखोगे एक दर्रा है जेलेपला, तो वो भी सिक्किम में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले जो तीर्थ यात्री हैं उनको तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले जो तीर्थ यात्री हैं, आपको पता है कि वो लोग या तो उत्तराखंड वाले रूट का यूज करते हैं और या फिर यूज करते हैं सिक्किम वाले रूट का। तो जो लोग उत्तराखंड वाले रूट का यूज करते हैं तो उनको नीति और माना, ये दो दर्रे हैं जो पार करके जाना पड़ता है। और अगर सिक्किम से जाते हैं तो फिर कौन सा दर्रा पार करना पड़ता है? याद रखेंगे नाथुला। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले जो तीर्थ यात्री हैं उनको तिब्बत में प्रवेश करने के लिए नाथुला दर्रे को पार करना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किन जो है स्थानों के मध्य में स्थित है? तो याद रखेंगे जो डंकन पैसेज है वो दक्षिणी और लिटिल अंडमान के मध्य में स्थित है। ठीक है, जो डंकन पैसेज है वो दक्षिणी और लिटिल अंडमान के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो माउंट एवरेस्ट जो ये नाम है ये किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत के महासर्वेक्षक के नाम पर। याद रखेंगे जो माउंट एवरेस्ट नाम है वो भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया है। माउंट एवरेस्ट जो है ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो है 8,848.86 मीटर। ध्यान रखेंगे 0.86 मीटर इसकी हाइट जो है वो अब बढ़ गई है। अगला प्रश्न है कि साल्टोरा पर्वतमाला कहां स्थित है? तो साल्टोरा पर्वतमाला कहां स्थित है? आपका सही आंसर है कराकोरम रेंज। साल्टोरा पर्वतमाला जो है वो कराकोरम रेंज में स्थित है, और ये जो है ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये कहां है? ये है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? तो इसका सही आंसर है अरावली। अगर आपसे पूछें कि सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है तो आपका जो आंसर है वो होगा अरावली। अरावली राजस्थान में है, आपको पता है। और अगर पूछा जाए कि सबसे जो ऊंची पर्वतमाला है वो कौन सी है, तो सबसे जो ऊंची पर्वतमाला है वो है हिमालय। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो जो सबसे लंबी पर्वतमाला है वो है एंडीज। अरावली राजस्थान में है, हिमालय भारत में, मतलब एशिया में, हिमालय कई देशों में, तो इसको हम लोग एशिया में बोलेंगे, एशिया महाद्वीप में है। और एंडीज जो है ये है साउथ अमेरिका में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी या फिर पर्वतमाला जो है वो भारत में स्थित है? तो निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी या फिर जो पर्वतमाला है वो भारत में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पीर पंजाल। पीर पंजाल जो पर्वतमाला है ये भारत में स्थित है, जबकि किरथर, सुलेमान और साल्ट रेंज ये सभी पाकिस्तान में स्थित हैं। मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो मैकाल जो पर्वतमाला है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। याद रखेंगे मैकाल पर्वतमाला जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। और आपको आपको पता होगा कि वर्ष 2000 में भारत में 3 नए राज्यों का निर्माण हुआ था, तो जिनमें से एक है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का निर्माण हुआ था उत्तर प्रदेश से अलग होकर। उसके बाद में आपका है झारखंड, तो झारखंड का निर्माण हुआ था बिहार से अलग होकर। और जो ये छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था मध्य प्रदेश से अलग होकर। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो इसको मैंने मैप से भी समझाया आपको पिछले कुछ क्वेश्चंस पहले। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य का जो तटीय भूभाग है उसे हम लोग कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। ठीक है। सर क्रीक जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो सर क्रीक जो है वो स्थित है गुजरात में। सर क्रीक जो है कहां पे स्थित है? सर क्रीक जो है वो गुजरात में स्थित है। और आपको पता होगा कि सर क्रीक भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है उसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा कॉल, और इंदिरा कॉल जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है ये अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है। और भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो है वलांगू। वलांगू कहां पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो है सरक्रीक, और सरक्रीक जो है गुजरात में स्थित है। और भारत की मुख्य भूमिका अगर दक्षिणी बिंदु पूछे कि क्या है, तो वो है केप कैमोरिन, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय का जो पूर्वी विस्तार है अराकन योमा, वो किस देश में स्थित है?
तो हिमालय का जो सबसे पूर्वी विस्तार है अराकन योमा, ये स्थित है म्यांमार में। ये कहां स्थित है? म्यांमार में। और म्यांमार की राजधानी का नाम रखेंगे, म्यांमार की राजधानी का नाम हो गया है नेपीता। पहले म्यांमार की राजधानी का नाम रंगून हुआ करता था, लेकिन अभी जो म्यांमार की नई राजधानी है वो है नेपीता। अगला प्रश्न है कि अरब सागर के द्वीपों में से किसे मिनिकाय द्वीप कहा जाता है? तो अरब सागर के द्वीपों में से किसी मिनिकाय द्वीप कहा जाता है, याद रखेंगे उत्तरी। भारत के पास दो द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप के जो उत्तरी द्वीप हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? उन्हीं को मिनिकाय द्वीप भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से वे पहाड़ियां कौन सी हैं जो भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट को आपस में जोड़ती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नीलगिरी। ठीक है, अगर आप भारत का मैप देखेंगे इस तरीके से, तो अभी हम लोगों ने पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पे जो है वो डिस्कस किया है। तो जो बंगाल की खाड़ी वाला एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वी घाट, और जो आपका अरब सागर वाला एरिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी घाट। तो ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट यहाँ पर आपस में मिलते हैं और यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। और अगर आप पूछें कि राज्य कौन सा है, तो राज्य है तमिलनाडु। तो नीलगिरी की पहाड़ियां जो है ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को आपस में कनेक्ट करती हैं, और राज्य अगर पूछें तो राज्य है तमिलनाडु। दक्कन का जो पठार है वो किस राज्य में स्थित है? तो दक्कन का जो पठार है आपको पता है कि वो महाराष्ट्र में स्थित है। ये सबसे बड़ा पठार है भारत का, दक्कन का पठार, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। भारत की जल सीमा, भारत की जल सीमा कितने देशों से लगती है? तो भारत की जल सीमा जो है वो लगती है 7 देशों से। कौन कौन से 7 देश है मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले है पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद में है बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद में है म्यांमार। और ये 3 देश ऐसे हैं जिनके साथ में भारत की स्थल सीमा भी लगती है और जल सीमा भी लगती है। ये तीनों कॉमन है, स्थल और जल में। ठीक है, उसके बाद में अगला जो देश है वो है श्रीलंका, श्रीलंका के बाद में है मालदीव, और मालदीव के बाद में है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के जो बाद में है वो है आपका थाईलैंड। तो भारत की सीमा जो है वो लगती है 7 देशों के साथ, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक जो है वो क्या नहीं है? तो निम्नलिखित में से जलवायु का महत्वपूर्ण कारक क्या नहीं है? सही आंसर हो जाएगा आपका देशांतर। देखो, जलवायु के लिए जो है हम लोग अक्षांश रेखाओं का यूज करते हैं। आपको पता होगा कि विश्व को अलग अलग कटिबंध में बांटा जाता है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध या फिर शीत कटिबंध। तो इनका निर्धारण हम लोग करते हैं अक्षांश रेखाओं से, जबकि जो देशांतर रेखाएं हैं इनका यूज किया जाता है समय के निर्धारण में। तो यही जलवायु का प्रमुख कारक नहीं है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती। इसको याद करने की एक ट्रिक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, समानता। सा से है साबरमती, मा से है माही, ना से नर्मदा और ता से ताप्ती। तो साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये वो नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं। और ये नदियां कहां गिरती हैं? ये नदियां गिरती हैं अरब सागर में। अगला प्रश्न है कि भारत का जो सबसे पश्चिमी देशांतर है वो किस राज्य में स्थित है? तो अभी इसको मैंने आपको बताया कि भारत का पश्चिमी बिंदु गुजरात में है, जिसको हम लोग सरक्रीक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी। तो प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है गोदावरी। आपको पता है कि प्रायद्वीपीय भारत हम लोग किसे बोलते हैं? तो जो दक्षिण भारत वाला पार्ट है इसको हम लोग प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये प्रायद्वीपीय भारत है, जिसके एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ अरब सागर है और एक तरफ हिंद महासागर है। तो स्थल का कोई ऐसा भाग जो 3 तरफ पानी से घिरा हो, जिसके एक तरफ जमीन हो, उसको बोलते हैं प्रायद्वीप, और जो चारों तरफ पानी से घिरा हो उसको बोलते हैं द्वीप। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी, जिसका उद्गम स्थल नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की जो सबसे लंबी सीमा रेखा है वो किन 2 देशों के बीच में स्थित है? तो विश्व की जो सबसे लंबी सीमा रेखा है वो स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में। ठीक है, तो विश्व की जो सबसे लंबी विश्व की सबसे लंबी जो सीमा रेखा है, बॉर्डर है, जो लैंड बॉर्डर, वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है, याद रखेंगे। तो आज के वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो अभी आप लोगों ने देखे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप किसी क्वेश्चन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन पूछना चाहते हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं जल्दी आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।